दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड ने कई पुरानी कहानियों को भी ताजा कर दिया है। वो कहानियां जो किताबों की परत में कहीं धूल खा रही थी, उन कहानियों को एक बार फिर से श्रद्धा हत्याकांड ने हवा दे दी है, क्योंकि श्रद्धा के हत्या के जैसे ही पहले भी कई हत्याएं हुई हैं, जहां प्रेमी के द्वारा या फिर पति के द्वारा प्रेमिका को, पत्नियों को मौत के घाट उतारा गया है। ऐसी एक कहानी है 10 साल पुरानी, यानी कि 2011 की, जिस कहानी की शुरुआत होती है 2005 से। 2005 में सुमित हांडा नामक एक व्यापारी, एक कंपनी में काम करने वाला आदमी पहुंचता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में पहुंचने के बाद वो मिलता है एक बड़े शोरूम चलाने वाले रामा पिलाई से। रामा पिलाई की बेटी काफी खूबसूरत होती है, जिसका नाम होता है निरंजनी पिलाई। निरंजनी पिलाई और सुमित हांडा के बीच में दोस्ती बढ़ जाती है। दोनों करीब आते हैं और ये करीबी देखते ही देखते प्यार में बदल जाती है, और प्यार में बदलते ही दोनों शादी करने का डिसीजन भी ले लेते हैं। 2007 में ये दोनों शादी कर लेते हैं और 2010 में इन्हें एक बच्चा भी होता है, जो कि लड़का होता है। और 2011 में दोनों ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें वापस इंडिया आना है। साउथ अफ्रीका की रहने वाली निरंजनी पिलाई अपने पति के साथ अपने बच्चे को लेकर अपने देश, यानी कि अपने पति के देश भारत आ जाती है। भारत में दोनों कंपनी में काम करने लगते हैं। ट्रैवल की एक कंपनी थी जिसमें सुमित जो था वो मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था, और उसी कंपनी में निरंजनी भी काम करने लगती है। दोनों खुशी खुशी जीवन काट रहे होते हैं। लेकिन जो सुमित था उसे अपनी पत्नी के चाल चलन पर काफी शक था कि उसकी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ अफेयर चल रहा है। सुमित ने पहले साउथ अफ्रीका में भी अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में एक पराये मर्द के साथ पकड़ा था। उसका शक काफी गहराया हुआ था, और इंडिया आने के बाद भी सुमित को ऐसा लग रहा था कि मेरी पत्नी अभी भी उस मर्द से लगातार कांटेक्ट में है, उस मर्द से लगातार बात कर रही है। और इसी सब के बीच अचानक से 29 अक्टूबर को निरंजनी पिलाई गायब हो जाती है। 2 नवंबर को निरंजनी का पति सुमित पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन, लेकिन पुलिस स्टेशन जाकर वो अपनी पत्नी की गुमशुदगी की खबर नहीं देता, बल्कि वो पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी के खिलाफ ही कंप्लेन लिखाता है। वो पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेन लिखाता है कि मेरी पत्नी घर में रखे सारे जेवर और कैश लेकर भाग गई है, और इसके लिए उसने मेरी चाय में नशीली दवा मिलाने का भी काम किया। जैसे ही मैंने चाय पी ली, उसके बाद मेरी बीवी सारी चीजें लेकर फरार हो गई है। साथ ही सुमित ने ये भी बताया कि उसकी बीवी का किसी गैर मर्द के साथ कनेक्शन है, वो अफेयर में है, इसीलिए वो उस मर्द के साथ ही जरूर भागी होगी, बच्चे को भी वो छोड़ गई है। पुलिस इस रिपोर्ट को लिख लेती है और फिर निरंजनी को ढूंढने में लग जाती है। लेकिन ढूंढते ढूंढते पुलिस के सामने जो सच्चाई निकलकर सामने आती है, उसमें जो अभी तक सुमित विक्टिम प्ले कर रहा था, वो अचानक से कल्प्रिट हो जाता है। पुलिस का शक जाता है सुमित पर कि इसने निरंजनी का मर्डर कर दिया है। ऐसे में हत्या के, यानी कि निरंजनी के गायब होने के ठीक 20 दिन बाद पुलिस को एक धारदार हथियार भी मिलता है, एक चाकूनुमा चीज, जिससे इंसान को या फिर जानवरों को काटने का काम किया जाता है। पुलिस अब इस आधार पर और सख्ती के साथ जांच करने लगती है। पुलिस सुमित पर भी दबिश बनाना लगातार शुरू कर देती है और सुमित से कई तरह के सवाल पूछना शुरू कर देती है। लेकिन सुमित ठीक उसी प्रकार से ईमेल लिखता रहता है जिस तरह से वो पहले निरंजनी को ढूंढने के लिए लिख रहा था, और वो ये लगातार पुलिस को दर्शाने की कोशिश करता रहता है कि निरंजनी के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। निरंजनी खुद फरार हुई है, उसने मुझे चकमा देकर मेरे घर में रखे सारे सामान को लेकर भागने का डिसीजन खुद लिया है, मेरी इसमें
कोई भी गलती नहीं है। पुलिस जब लगातार दबाव बनाती है तो फिर सुमित अपना गुनाह कबूल करता है। लेकिन जैसे ही पुलिस सुमित से गुनाह कबूल करवाती है, पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं होता है। सुमित इस गुनाह को तो मान लेता है कि उसने निरंजनी का मर्डर कर दिया है। निरंजनी को पहले उसने चाकू मारा, फिर उसने लैपटॉप के तार से उसके गले को दबाकर उसकी हत्या कर दी है। लेकिन पुलिस के पास कुछ भी नहीं होता ऐसा जिससे वो प्रूफ कर पाए कि निरंजनी को उसके पति ने ही मारा है, यानी कि सुमित हांडा ने ही मारा है। पुलिस लगातार छानबीन में लग जाती है। पुलिस घर पर पहुंचती है, घर पे भी सारी चीजों को तहस नहस कर दिया जाता है। कोई भी चीज मौजूद नहीं होती है, कोई भी सबूत मौजूद नहीं होता है। पुलिस पूरी तरह से बौखला जाती है। इन सब के बीच जब सुमित पर ही दबाव बनाया जाने लगता है तो सुमित बताता है कि उसने डेड बॉडी के साथ आखिर किया क्या, यानी कि अपनी पत्नी को मारने के बाद उसके पार्थिव शरीर को सुमित ने कहां जाकर फेंका। सुमित जो बताता है वो श्रद्धा मर्डर केस से काफी मिलता जुलता है और वो काफी दिल दहला देने वाला भी है। सुमित अपनी पत्नी के शरीर को बाथरूम में ले जाकर कई हिस्सों में काट देता है। कई हिस्सों में काट देने के बाद उसे ले जाकर जला देता है जंगल में। जी हाँ, जंगल में सूटकेस में भरकर अपनी पत्नी के शरीर के टुकड़ों को लेकर जाता है सुमित और फिर उसे आग लगा देता है। पुलिस ने जले हुए राख से डीएनए टेस्ट कराकर पता लगाया कि यही निरंजनी है और इसी आधार पर सुमित का जो है वो गुनाह निकलकर सामने आया। ये वो कहानी है जो इन दिनों काफ़ी याद की जा रही है। ऐसी और भी कहानियां हैं, वो अनुपमा गुलाटी का मर्डर केस हो या फिर तंदूर वाली कहानी हो, ये वो कहानियां हैं जो इन दिनों श्रद्धा मर्डर केस के कारण सभी के जहन में एक बार फिर से दौड़ गई है। ये वही दिल्ली है जहां 10 साल पहले निरंजनी को काटा गया था उसके पति के द्वारा और आज भी ये वही दिल्ली है जहां एक श्रद्धा को आफताब ने 35 टुकड़ों में काट दिया है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ बेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।